बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू लेक्चर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में चैप्टर नंबर 3 मोशन एंड फोर्स के क्लास 11 के आखिरी 5 न्यूमेरिकल जो वो कवर करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने फर्स्ट 10 न्यूमेरिकल और इस चैप्टर के जो एक्सरसाइज है उसके जो शार्ट क्वेश्चन है वो हमने कंप्लीट किए थे। तो उन वीडियोस का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जब वो दे दिया गया है, आप वहाँ पर जाकर जब वो इन वीडियोस को सर्च करके देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं जी आज का टॉपिक। तो न्यूमेरिकल नंबर 11 है, अ बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर विद वेलोसिटी ऑफ 21 मीटर पर सेकंड। कहता है कि एक बॉल है, उसको आपने हॉरिजॉन्टली जब वो थ्रो किया है, ठीक है, किसी खिड़की से जो कि 10 मीटर की बुलंदी पर है, आपने खिड़की से खड़े होकर ऐसे बॉल को 21 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से आपने उसको थ्रो किया। अब फाइंड क्या करना है जी, हाउ फार ऑफ इट हिट द ग्राउंड। कहता है ये कितनी दूर जाके वो ग्राउंड को हिट करता है, एंड विद व्हाट वेलोसिटी, और किस वेलोसिटी के साथ जाके वो हिट करेगा। दो चीजें हमने मालूम करनी है, ठीक है। ओके जी, तो ये हमारे पास सिचुएशन है जी कि 10 मीटर की बुलंदी पर हमने एक बॉल को जो है वो हॉरिजॉन्टली थ्रो किया है विद सम सर्टेन वेलोसिटी, और वो जाकर ज़मीन को हिट करेगा। तो मालूम करना है जी कि वो ज़मीन पर जब हिट करता है तो वो कितनी दूर जाके हिट करता है, ठीक है। और उसके साथ साथ जो है हमने ये बताना ही है कि वो कितनी वेलोसिटी के साथ जाके वो हिट करता है। जब वो हिट करता है उसकी वेलोसिटी कितनी होती है, ये दो चीजें हमने मालूम करनी है। तो डाटा हमें दिया गया जी कि हमने उस बॉडी को इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी है जो कि 21 मीटर पर सेकंड है, जिसको मैंने VIX लिखा है, ठीक है, कि हॉरिजॉन्टल इनिशियल वेलोसिटी, कि इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है वो कितनी है, 21 मीटर पर सेकंड। ये ठीक है जी कि हमने इसको इनिशियली किस वेलोसिटी से फेंका है, VIX से, जो कि कितनी है 21 मीटर पर सेकंड। फिर इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, ठीक है जी, शुरू में उसके बाद जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो कितनी होती है, वो 0 होती है। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी तो उसके पास होगी नहीं। क्यों? क्योंकि देखें ये हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ा था, जब बॉडी जब वो हाईएस्ट पॉइंट पर होती है तो हाईएस्ट पॉइंट पर उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का वो 0 होता है, ठीक है जी। तो जिसकी वजह से यहां पर इस बॉडी का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो 0 होगा, और सिर्फ कौन सा कंपोनेंट होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। तो जितना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा थ्रू आउट द फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो उतना ही रहेगा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो इनिशियल वेलोसिटी का अगर हम उसको 21 मीटर पर सेकंड माने तो हर पॉइंट पर, मतलब यहां पर भी 21 मीटर पर सेकंड होगा, यहां पर भी 21 मीटर पर सेकंड होगा, यहां पर भी 21 मीटर पर सेकंड होगा। तो मतलब हर पॉइंट पे उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उस वेलोसिटी का वो एक जैसा ही रहेगा। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, उसके बाद हमने मालूम करना है जी उसकी रेंज, दैट इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और उसकी वेलोसिटी। ओके जी, अब रेंज मालूम करनी है। तो रेंज का तो हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है जी, R = VI² sin 2θ/g। लेकिन अब यहां पे थीटा हमें नहीं दिया गया, तो जिसकी वजह से हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते जिसमें थीटा नहीं दिया गया। तो फिर हम जनरल फार्मूला जो है उसका जो ट्रेजेक्ट्री है, उसका जो पाथ है उसको हम स्टडी करते हैं, और उसके पास से हम रेंज का जो फार्मूला है, जो जनरल हमने फार्मूला बनाया था, उसको हम देखते हैं। और वो हमारे पास क्या होता है जी कि रेंज का जो फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला, क्योंकि रेंज जब हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग होती है तो लिहाजा इसका जो फार्मूला बनेगा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मैं अगर मैं x से शो कर दूं, या सिंपल चले, S = VIT, ये हमने पढ़ा हुआ है, S बराबर है VT, ठीक है जी। अब S कौन सा लेना है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, इसलिए मैं इसके नीचे लिख सकता हूं x, और ये हमने वेलोसिटी कौन सी ली है, ठीक है जी, हमने उसको इनिशियल वेलोसिटी से फेंका है, इनिशियल वेलोसिटी से फेंका है। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा जी VIX, ठीक है जी। अच्छा, अब ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करके हम उसका रेंज फाइंड कर सकते हैं। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जी कि R बराबर है
वी आई एक्स इंटू टी। अब इस फॉर्मूले के अंदर हमारे पास वी आई एक्स तो है, इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट तो है, जो टी है वो नहीं है। टी कौन सा है? टी है जी ये वाला कि कितनी देर तक वो हमें हवा में रहता है, नीचे आने में वो कितना टाइम लेता है। ठीक है जी, ये वो टी है, तो वो हमें वो टी नहीं दिया गया। इसका मतलब ये पहले हम ये टी मालूम करेंगे, फिर हम इस फॉर्मूले की तरफ आ सकते हैं। इसलिए मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 के आगे छोड़ देता हूं, क्योंकि हमें इसमें टी अभी अननोन है। ठीक है, तो पहले हम टी फाइंड करेंगे, उसके बाद हम इस फॉर्मूले की तरफ आएंगे। अब टी फाइंड करना है तो कोई हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज करेंगे जिसमें ये हमारा डाटा गिवन हो, ये हमें वर्टिकल डिस्टेंस दिया गया है जिसको हमने y बोला है, या हम इसको सिंपल एस वाई, डिस्टेंस अलोंग y एक्सिस, इसको मैं एस वाई भी लिख सकता हूं या सिंपल y लिख सकता हूं, वो हमारे पास 10 है। ठीक है जी, उसके बाद वो बॉडी ऐसे नीचे आ रही है तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी इन्वॉल्व होगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है जी, वो जी भी होगा। उसके बाद हमें इनिशियल वेलोसिटी का पता है। ठीक है जी, यस, तो ये वाली इंफॉर्मेशन यूज करते हुए हम इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी यूज करेंगे? तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर हम देखें तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या बताती है, जो कि बराबर होती है जी S इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर। ठीक है जी, अब इस इक्वेशन को हमने इस इक्वेशन में हमने टी मालूम करना है। ठीक है, तो अब टाइम टी क्या है? ये टाइम ऑफ फ्लाइट है। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए कौन सी मोशन रिस्पॉन्सिबल होती है? ये मैंने आपको शार्ट क्वेश्चन में भी बताया था, जब हमने इसके शार्ट क्वेश्चंस किए थे, मैंने आपको डिटेल के साथ बताया था कि टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है या रेंज निकालनी है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए क्या होता है जी? टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए वर्टिकल मोशन रिस्पॉन्सिबल होती है, ये बड़ी बात याद रखिएगा। ठीक है, इसलिए मैं इसके साथ यहाँ पे क्या लिख दूंगा, एस वाई आई वाई ए वाई। ठीक है, ओके, अब इसमें हम वैल्यूज पुट करके टी की वैल्यू फाइंड करते हैं। एस वाई कितना है? एस वाई वो ही 10 मीटर है। ठीक है, ये सिंपल मैं वाई को बोल सकता हूँ 10 मीटर है, तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा हमारे पास? 10 आ जाएगा, बराबर इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट, तो इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट तो 0 है। ठीक है, तो लिहाजा ये पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा? ये 0 के बराबर हो जाएगा, प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय एक्सीलरेशन अलोंग y एक्सिस, मतलब ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, और वो कितना होता है? 9.8, तो 9.8 इंटू टी स्क्वेयर, और वो टी स्क्वेयर हमने क्या करना है जी? फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। 10, अब 1/2 को यहां से मैं अगर मैं काट दूं तो हमारे पास बनेगा 4.9 टी स्क्वेयर। ठीक है जी, अब यहां से टी स्क्वेयर की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? टी स्क्वेयर बराबर होगा 10/4.9। हमें तो टी स्क्वेयर नहीं चाहिए, हमें तो सिंपल टी चाहिए। इक्वेशन नंबर 1 में सिंपल टी चाहिए हमें। ठीक है, ये सिंपल टी चाहिए, तो इसलिए मैं इसको क्या कर दूंगा? दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लूंगा। ठीक है, तो स्क्वायर रूट लेने पर जो टी का जो जवाब आएगा हमारे पास वो कितना आ जाएगा? t इज इक्वल्स टू, तो t का आंसर जो है वो हमारे पास आ जाता है जी तकरीबन 1.42 सेकेंड्स। ठीक है, तो 1.42 सेकेंड्स ये हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट आया उसका, कि वो इतनी देर तक हवा में रहेगी। ओके, अब ये हमारा आंसर नहीं आया है, हमने ये वाला टी की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है ताकि हमारे पास क्या आ जाए? रेंज आ जाए। ओके जी, तो रेंज बराबर है जी वी आई एक्स मल्टीप्लाई बाय टी इज इक्वल्स टू वी आई एक्स, इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, और वो कितना है? 21 है। 21 मल्टीप्लाई बाय टी अभी हमने निकाला 1.42। ठीक है जी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा जी बेटा
21 को हमने मल्टीप्लाई किया 1.42 के साथ तो तकरीबन 30 मीटर 29 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो हम अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं इसको 30 मीटर। तो ये हमारे पास आ गई रेंज, ये पहला ऑप्शन आ गया जी, पहला आंसर आ गया कि वो 30 मीटर दूर जाके गिरेगा। अगर हम उसको 10 मीटर की बुलंदी से 21 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से फेंकें तो वो कितनी दूर जाके गिरेगा, मतलब वो रेंज कितनी कवर करेगा 30 मीटर की। यहां तक क्लियर हो गया? ओके जी। अब बेटा हमने मालूम करना है जी उसकी वेलोसिटी, ठीक है। अब ये जो वेलोसिटी है ना बेसिकली ये है उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। देखें जब हमने उसको फेंका, प्रोजेक्टाइल को जब हम उसको थ्रो करते हैं तो थ्रो करने के बाद मेरे हाथ से वो छूटने के बाद जब वो हवा में होगा तो हवा में अगर मैं किसी भी पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहूंगा तो वो जो वेलोसिटी उसकी होगी वो होगी उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और वो होगी फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। इनिशियल वो जो हमने फेंका, इनिशियल से हमने फेंका, फाइनल कौन सी होगी? फाइनल होगी उसके हवा में वो जहां पर भी होगा, जिस मर्जी मुकाम पर अगर हम उसकी वेलोसिटी फाइंड करना चाहें तो उस पॉइंट पर उसकी जो वेलोसिटी होगी वो होगी इंस्टेंटेनियस फाइनल वेलोसिटी। तो बेसिकली हमने वो वेलोसिटी ही फाइंड करनी है कि जिस वेलोसिटी से वो ग्राउंड को हिट कर रहा है। तो हमारे हाथ से छूटने के बाद उसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या कहलाएगी? फाइनल वेलोसिटी कहलाएगी। तो बेसिकली हमने वो फाइनल वेलोसिटी ही फाइंड करनी है कि जिस वेलोसिटी से वो ऐसे ग्राउंड पर आके यहां पर हिट करेगा, ठीक है। उस फाइनल वेलोसिटी का हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, सिंपल। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। अब चूंकि वेलोसिटी के वेक्टर है और किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हम कैसे फाइंड करते हैं? उसके एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस उसके वाई कंपोनेंट का स्क्वायर और होल अंडर रूट। तो यही फॉर्मूला हम यहां पे इस्तेमाल करेंगे जी। तो फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बराबर होगा फाइनल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस फाइनल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट का स्क्वायर और होल अंडर रूट, ठीक है। वो फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा? फाइनल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस फाइनल वेलोसिटी के वाई कंपोनेंट का स्क्वायर और होल अंडर रूट। अब हमें एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई हमें किसी तरह से मालूम करनी है। अगर ये हम दोनों मालूम कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? वो वी एफ आ जाएगा, ठीक है। हम दोबारा इसमें वैल्यूज पुट करके क्या निकाल लेंगे? वी एफ मालूम कर लेंगे। अब हमें वी एफ एक्स और वी एफ वाई का पता नहीं है, ठीक है। तो पहले हम वी एफ एक्स और वी एफ वाई निकाल लेंगे। मतलब ये फाइनल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ठीक है जी। मैं यहाँ पे लाइन लगा देता हूँ, फिर हम उसको, मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 बोला था, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूँ, ठीक है जी। ओके, अब हम यहाँ पे लिखेंगे जी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। और हम यहां पे लिखेंगे जी वर्टिकल कंपोनेंट। ओके, अब वी एफ निकालना है, अब फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। तो अगेन इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बेटा हम यूज करेंगे यहां पर, जो कि बराबर होती है वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। अगेन वर्टिकल कंपोनेंट भी हम इसी इक्वेशन से फाइंड आउट करेंगे, जो कि बराबर होगा वी एफ बराबर है वी आई प्लस ए टी। ओके, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए हम इस इक्वेशन को हॉरिजॉन्टली जब वो कन्वर्ट कर देंगे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, मतलब एक्स साथ लिख देंगे एक्स एक्स, ठीक है। और वर्टिकल के लिए हम क्या करेंगे? यहां पे y लिख देंगे, y लिख देंगे और y लिख देंगे। समझ आ रही है यहां तक? ओके ओके जी। अब वी एफ एक्स बराबर होगा वी आई एक्स कितना है? और वी आई एक्स हम जानते हैं इनिशियल वेलोसिटी एक्स कंपोनेंट हमें दिया हुआ है 21 है, हम यहां पे लिख देंगे 21, ठीक है जी, प्लस एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस। और हम जानते हैं कि ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता, ठीक है। मतलब कि
वेलोसिटी का जो आप चुके हर पॉइंट पे उसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी है और वर्टिकल वेलोसिटी भी है, हॉरिजॉन्टल भी है, वर्टिकल भी है, हॉरिजॉन्टल भी है, वर्टिकल भी है, हॉरिजॉन्टल भी है, वर्टिकल भी है। लेकिन जो हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट है वो अफेक्ट नहीं होता, वो चेंज नहीं होता। अगर वो चेंज नहीं होता तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ये हमने शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी डिटेल के साथ इसका आंसर हमने पढ़ा था, तो आप वहां पे जाके इसको देख सकते हैं। ठीक है जी, तो फिलहाल आपने क्या याद रखना है कि एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस इन प्रोजेक्टाइल मोशन वो क्या होता है, जीरो होता है। अगर जीरो होता है तो लिहाजा ये पूरा फैक्टर हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो VFX किसके बराबर बेटा आ गई, तो VFX बराबर आ गई 21 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब हम निकालते हैं VFY। तो यस, VFY इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी का Y कंपोनेंट। इनिशियल वेलोसिटी का Y कंपोनेंट, यहां पे Y कंपोनेंट है नहीं है, जीरो है। यहां पर हमने मेंशन भी किया हो, यहां पर VIY बराबर है जीरो। तो यहां पर ये वाला फैक्टर क्या आ जाएगा, जीरो, और ये वाला फैक्टर जो है एक्सेलरेशन अलोंग Y एक्सिस। तो एक्सेलरेशन अलोंग Y एक्सिस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है, और वो हमारे पास है 9.8 इंटू टी। ये टी कौन सा है, ये टी जो है अभी हमने फाइंड किया था, ये वाला 1.42। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1.42। तो अब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है, तो VFY इज इक्वल टू, तो इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो बेटा आंसर हमारे पास जो आएगा वो आएगा 14 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, लो जी, अब फाइनल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट ये दोनों आ गए। इन दोनों कंपोनेंट्स को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास है जी VF इज इक्वल टू, VF लिख दें या सिंपल V लिख दें, बात एक ही है। ठीक है, मैं इसको फिलहाल सिंपल V लिख देता हूं। आप V भी सिंपल लिख सकते हैं, नहीं लिखना तो आपकी मर्जी है, VF लिख दो भी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। VFX की जगह पर 21 और VFY की जगह पर 14 और इन दोनों का स्क्वायर, 21 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर होल अंडर रूट। ठीक है जी, तो इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा जी 25। तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, आपने इसको सॉल्व कर लेना है। अब कैलकुलेशन करने बैठ जाऊंगा तो फिर ज्यादा टाइम लगेगा। तो ये हमारा आंसर आ गया जी 25 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ वो बॉडी ग्राउंड को हिट करेगी और रेंज हमारे पास आएगी 30 मीटर, मतलब वो 30 मीटर दूर जाके हिट करेगी। न्यूमेरिकल नंबर 12 करते हैं। अ बॉम्बर ड्रॉप्ड अ बॉम्ब एट अ हाइट ऑफ 490 मीटर व्हेन इट्स वेलोसिटी अलोंग द हॉरिजॉन्टल वाज 300 किलोमीटर पर आवर। कहता है कि एक बॉम्बर है, वो बॉम्ब को ड्रॉप करता है 490 मीटर की हाइट से। ठीक है जी, और उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 300 किलोमीटर पर आवर। हाउ लॉन्ग वाज इट इन एयर, वो बॉम्ब जो है वो कितनी देर तक हवा में रहेगा। ठीक है जी, एंड एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट वर्टिकली बिलो द बॉम्बर एट द इंस्टेंट द बॉम्ब वाज ड्रॉप्ड। तो बेसिकली उसने दूसरे पॉइंट में उसने पूछा है कि उसकी जो रेंज है वो बॉम्ब जो है वो कितनी दूर जाके नीचे गिरेगा। जिस वर्टिकल पॉइंट से उसने बॉम्ब को फेंका है, बॉम्ब जब जमीन पे जाके हिट करेगा तो उस वर्टिकल पॉइंट से बॉम्ब का जो हिट करने वाला पॉइंट है वो कितनी दूर है, मतलब उसकी रेंज, सिंपल अल्फाज में रेंज मालूम करनी है। ठीक है जी। अब देखें, अब ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 11 जैसा ही है। उसमें हमने बॉल को ड्रॉप किया था, यहां पर हमने एक बॉम्ब को ड्रॉप किया है। सेम सिचुएशन है और सेम कैलकुलेशन है। उसमें हमने रेंज और वेलोसिटी फाइंड की थी, यहां पर हमने रेंज और टाइम फाइंड करना है। ठीक है, अब अगेन रेंज फाइंड करनी है तो रेंज के लिए एंगल हमें नहीं दिया हुआ, तो हम जनरल फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। कौन सा, तो रेंज का जो जनरल फार्मूला हमारे पास होता है जी बेटा, वो कौन सा होता है जी, कि रेंज बराबर होती है VIX मल्टीप्लाई बाय T। ठीक है जी, VIX क्यों ले रहा हूं, क्योंकि हमने उस बॉम्ब को जब वो ऐसे, जो कोई एरोप्लेन होगा, जहाज होगा, वहां से उसने बॉम्ब को ऐसे फेंका होगा नीचे की तरफ। ठीक हो गया। ओके, तो वो ऐसे एरोप्लेन जा रहा है और वहां से जब उसने बॉम्ब को ऐसे नीचे की तरफ ड्रॉप किया।
अब जिस पॉइंट से जमीन से वो कितने हाइट पर है, 490 मीटर की हाइट पर है, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है मतलब 490 की हाइट पे है, यहां पे उसने जब वो बॉम्ब को फेंका तो वर्टिकली यहां से लेकर यहां तक जहां पर बॉम्ब जाके हिट करेगा, तो यहां से लेकर यहां तक ये सारी क्या कहलाएगी, उसकी रेंज कहलाएगी। अब रेंज के लिए उसने आपको एंगल नहीं दिया, जब एंगल नहीं देगा तो फिर हमने ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। तो चूंकि हमने बॉम्ब को हॉरिजॉन्टली जब वो थ्रो किया है एक तरह से, तो लिहाजा यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, क्योंकि रेंज जो होती है वो हमेशा रेंज निकालने के लिए कौन सी मोशन जब वो रिस्पॉन्सिबल होती है, हॉरिजॉन्टल मोशन रिस्पॉन्सिबल होती है, ये याद रखिएगा। इसलिए मैंने यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी के साथ एक्स लिखा है, वाई नहीं लिखा, जैसे हमने प्रीवियस न्यूमेरिकल में किया था, ठीक है जी। तो डाटा आपके सामने गिवन है, सेम बातें वही है। अच्छा, एक और चीज आप यहाँ पे याद रखनी है, देखें हाइट ऑफ बॉम्बर हमें दी है 490, ठीक है जी। हमने कितनी हाइट से बॉम्ब को फेंका वो आपको मालूम है। इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जैसे हमने प्रीवियस न्यूमेरिकल में किया था, वो हमें दिया हुआ है 300 किलोमीटर पर आवर। अब क्योंकि किलोमीटर पर आवर को आपने मीटर पर सेकंड में तब्दील करना है, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में तब्दील करने का तरीका क्या होता है, सिंपल तरीका आपको याद रखना, आपने ट्रिक आपने याद कर लें। किलोमीटर पर आवर को आपने अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, या मीटर पर सेकंड को आपने किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। अब देखिए किलोमीटर पर आवर बड़ा यूनिट है, अब बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जा रहे हैं, ठीक है। तो आपने मल्टीप्लाई करना है 10/36। जब आपने बड़े से छोटे यूनिट में जाना है, छोटे यूनिट में जाना है तो ऊपर रकम छोटी रखनी है आपने, ठीक है। बड़े से छोटे में जाना है, तो जब छोटे यूनिट में तब्दील होना है, आपको छोटे यूनिट में तब्दील करना है, तो फिर ऊपर रकम छोटी आएगी, नीचे बड़ी आएगी। जब आपने छोटी से बड़ी की तरफ जाना है, बड़े यूनिट में जाना है, तो फिर आपने ऊपर बड़ी रकम रखनी है और नीचे आपने छोटी रकम रखनी है। ये बात आप याद रख लें, सिंपल तरीका, ठीक है जी। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में तब्दील करना हो तो आप ये ट्रिक्स याद रखिएगा। जब आपने छोटे यूनिट में जाना है तो ऊपर रकम छोटी आएगी, जब आपने बड़े यूनिट में जाना है तो ऊपर रकम बड़ी आएगी, ये बात याद रख लें। अब देखें उसने इनिशियल वेलोसिटी में दी हुई है किलोमीटर पर आवर में, अब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में तब्दील करना है, ठीक है। तो मैंने 10/36 से मल्टीप्लाई कर दिया 300 को, तो ये मेरे पास आ गया 83.3 मीटर पर सेकंड, ठीक हो गया जी। उसके बाद इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी, VI/0, ठीक है ना। हमने इसको यहां से फेंका है तो मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी के पास सिर्फ हॉरिजॉन्टल जो वो वेलोसिटी होती है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, वर्टिकल कंपोनेंट नहीं होता। उसके बाद जी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन आपको पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके। अब जो है हमने रेंज फाइंड करनी है। अब अगर आप गौर से देखें तो रेंज में हमें VIX वो तो गिवन है 300 मतलब कि 83.3 मीटर पर सेकंड, T हमें मालूम नहीं है, ठीक है। तो ये T हमने मालूम भी करना है, तो इसका मतलब हम पहले T फाइंड करेंगे, बाद में हम R फाइंड करेंगे, इसलिए हम इसको इक्वेशन नंबर 1 जाके छोड़ देंगे, इसको 1 जाके छोड़ दें, क्योंकि हमें इसमें T मालूम नहीं है, तो पहले हम T मालूम करेंगे। तो T मालूम करने के लिए हम कोई इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, जैसे हमने प्रीवियस न्यूमेरिकल में किया था, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज की थी, जो कि बराबर होती है S बराबर है VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर, ठीक है जी। अब चूंकि टाइम निकालना है तो टाइम के लिए कौन सा मोशन रिस्पॉन्सिबल होता है, वर्टिकल मोशन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो लिहाजा हम यहां पे क्या लिख देंगे, y, ठीक हो गया। अब SY मतलब ये SY आपका 490 मीटर, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 490 इज इक्वल्स टू, अब ये वाला फैक्टर देखें, ये वाला फैक्टर क्या हो जाएगा, यस 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट, इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट 0 होता है, लिहाजा ये वाला फैक्टर क्या होगा, 0। ये तो वैसे इसकी कहानी खत्म हो गई, ठीक है। बाकी बच गया जी हमारे पास 1/2 मल्टीप्लाई बाय AY 9.8 मल्टीप्लाई बाय T स्क्वायर, ठीक है जी। इसको आप कटिंग कर दें, इसकी 4 और 9, तो ये हमारे पास आ गया। इसको आप इधर डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 490 डिवाइडेड बाय 4.9 इज इक्वल्स टू T स्क्वायर।
अब टी स्क्वेयर नहीं चाहिए हमें, सिंपल टी चाहिए, तो दोनों तरफ आप ले लीजिए अंडर रूट। तो यहां से टी की वैल्यू किसके बराबर आएगी, मैं यहां पे डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिख देता हूं जी। बेटा टी की वैल्यू आएगी 10 सेकंड, 10 सेकंड्स। तो ये हमारे पास पहला आंसर आ गया जी कि उसको 10 सेकंड्स लगेंगे नीचे आने में, या वो 10 सेकंड तक वो हवा में रहेगा और फिर 10वें सेकंड के बाद वो हिट कर जाएगा जमीन के साथ। ओके उसके बाद हमने मालूम करना है रेंज। अब रेंज का ये वाला फार्मूला हो गया, ठीक है जी। अब हम इसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, पुट इन 1। तो 1 इक्वेशन है जी, रेंज बराबर है VIX। VIX कितना है 83.3, ठीक है। तो हम यहां पे लिख देंगे इसको 83.3 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, यही आ जाएगा तकरीबन 833 मीटर्स। तो ये हमारे पास आ गया जी इसकी रेंज। ये जवाब है ना हमारा, यस यही है। तो 833 मीटर, तो ये हमारे पास आ गई जी रेंज। तो वो बॉम्ब जो है वो जहां से हमने उसको फेंका था, जिस हाइट से हमने उसको फेंका था, तो यहां से लेकर यहां तक जहां पे इसको हिट करेगा, ये सारी इसकी रेंज है। तो वो कितनी होगी 833। न्यूमेरिकल नंबर 13 करते हैं। फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच इट्स मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज आर इक्वल। कहता है जी आपने वो एंगल फाइंड आउट करना है जिस पर हम जो रेंज होती है और जो हाइट होती है वो इक्वल होती हैं। मतलब जितना जवाब हाइट का होता है उतना ही आंसर जब वो रेंज होती है। तो वो एंगल कौन सा है, वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कौन सा है कि जिस एंगल पर हम फेंकें किसी बॉडी को तो उस एंगल पर हाइट और रेंज बराबर हो। तो अब यही डाटा में गिवन में हम यही लिखेंगे कि मैक्सिमम हाइट जब वो रेंज के इक्वल हमने ली है और फाइंड करना हमने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अब जो चीज हमें गिवन है हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। गिवन क्या है कि हाइट और रेंज इक्वल है, तो हमने हाइट और रेंज को मैंने क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। उसके बाद हाइट का मैंने फार्मूला लिख दिया VI स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2 जी, ठीक है जी। उसके बाद रेंज का जो फार्मूला होता है वो आपके सामने है VI स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। तो हाइट का फार्मूला और रेंज का फार्मूला, मतलब हाइट और रेंज आपस में क्या है, बराबर है। ये गिवन है हमें, ठीक है जी। तो अगर ये बराबर है तो बताएं वो एंगल कौन सा होगा कि जिस एंगल पर ये दोनों क्वांटिटीज जो है वो बराबर आती हैं। ओके जी, बस बड़ा आसान न्यूमेरिकल है। ये न्यूमेरिकल जब वो कई बार पेपर में आ चुका है, रिपीट हो चुका है, MCQs में भी आ चुका है, शार्ट क्वेश्चन में भी आपको ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आ चुका है। ओके जी, अब इसको सॉल्व करते हैं जी। ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। अब साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2 बचा। अब साइन स्क्वायर थीटा को मैं 2 बार लिख सकता हूं जी, साइन थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू, यहां पे सिर्फ रह गया साइन 2 थीटा। और साइन 2 थीटा ये फार्मूला है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ये फार्मूला होता है। इसको अगर आप ओपन करेंगे तो ये बनेगा 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो यहां से एक साइन थीटा और कैंसिल हो गया। अब ये कोस को उठा के इधर ले आओ और 2 को उठा के इधर ले जाओ। तो इधर साइन ऑलरेडी मौजूद है, कोस इधर जब नीचे आएगा तो साइन ओवर कोस क्या बना देगा, उसको tan बना देगा। और ये हमारे पास आ जाएगा 4, 2 इंटू 2 4। अब थीटा मालूम करना है जी, तो थीटा बराबर होगा जी tan इनवर्स 4, ठीक है। tan इधर आगे इनवर्स हो जाएगा, तो tan इनवर्स 4, तो tan इनवर्स 4 आप निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 76, ठीक है जी। तो थीटा इज इक्वल टू 76 डिग्री। तो मतलब किसी भी अगर हम बॉडी को 76 एंगल पर फेंकें, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना हो 76, तो इस एंगल पर रेंज और हाइट जो वो दोनों कैसी हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। न्यूमेरिकल नंबर 14 करते हैं। प्रूव दैट फॉर एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन which exceed or fall short of 45 by equal amount the ranges are equal।
कहता है जी आपने इसमें प्रूफ करना है कि 45 एक आपको एंगल दिया गया है, इस एंगल में आपने इसमें थोड़ा सा इसको एक्सीड करना है, मतलब इसमें कोई आपने नंबर ऐड करना है और इसमें फॉल शॉर्ट और वही नंबर आपने इसमें जब वो कम करना है। तो बढ़ाने से और कम करने से, एंगल बढ़ाने से 45 में और 45 में एंगल कम करने से इन दो रेंजेस जो होंगी वो हमारे पास इक्वल होंगी। ठीक है, ओके। अब इसमें आपको एक एंगल दिया गया है जी 45 का और आपने मालूम करना है जो रेंजेस आर इक्वल एट θ1 एंड θ2। अब θ1 और θ2 क्या है? तो उसने स्टेटमेंट में बोला है कि 45 एंगल में आप इसमें कुछ नंबर एक्सीड करें, मतलब ऐड करें। तो ऐड करने पर मैं इसमें ऐड करता हूं जी 5। ठीक है जी, तो इसमें 45 में मैंने ये एक नंबर ऐड कर दिया, तो ये मेरे पास जो ओवरऑल एंगल बना है इसका नाम मैं क्या रख दूंगा? θ1। ठीक है जी, अब यही नंबर जो है वो 45 में मैं फॉल शॉर्ट करूंगा, मतलब डिक्रीज कर दूंगा। 45 मैंने इसको कम कर दिया, कितना एंगल? वही एंगल, मतलब वही नंबर। ठीक है, तो इस तरह करने से ये मेरे पास जो ओवरऑल एंगल बना है इसको मैं क्या नाम दे दूंगा? θ2 नाम दे दूंगा। तो ये इस तरह मेरे पास दो एंगल्स आ जाएंगे। ठीक है, ये एक्सीड किया हुआ एंगल और ये फॉल शॉर्ट किया हुआ एंगल। अब इन दोनों एंगल्स पे हमने ये प्रूफ करना है, ये हमने साबित करना है कि ये इन दोनों एंगल्स पर जो रेंज होगी वो इक्वल होंगी। ठीक है, जो रेंज होंगी वो क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो अब हमने रेंज के फार्मूले में एक बार ये वाला एंगल यूज करना है और रेंज वाले फार्मूले में हमने एक बार ये वाला एंगल यूज करना है। तो देखें कि दोनों रेंज बराबर आती हैं कि नहीं आती। उसके बाद एक और आपने चीज याद रखनी है, एक फार्मूला आपने याद रख लें जी, sin 90 प्लस थीटा और sin 90 माइनस थीटा। ठीक है, sin 90 प्लस थीटा, sin 90 माइनस थीटा, इसका जवाब होता है cos थीटा cos थीटा। ये बात याद रखिएगा, मैं इसको और क्लियर कर देता हूं। ये थीटा, ये थीटा, थीटा और थीटा। ठीक है जी, तो 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, तो यहां पर जो भी एंगल होगा थीटा की जगह पर वही कोस के साथ आके लग जाएगा। तो ये दो फार्मूले आपने याद रखिएगा, इसमें हमने यूज करना है, इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया कि इनका आंसर क्या आएगा। ओके जी, अब हम θ1 के लिए रेंज निकालते हैं और θ2 के लिए रेंज निकालते हैं। तो हम यहां पे लिख देते हैं जी रेंज फॉर θ1। तो रेंज का फार्मूला हम जानते हैं, रेंज का फार्मूला हमारे पास क्या होता है जी? R इज इक्वल्स टू VI स्क्वेयर साइन 2θ ओवर G। अब चूंकि हम θ1 की बात कर रहे हैं इसलिए मैं इसको रेंज B1 का नाम दे दूंगा और इस थीटा को मैं θ1 का नाम दे दूंगा। ठीक है, अब इस θ1 की जगह पर हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। ओके, तो R1 इज इक्वल्स टू VI स्क्वेयर साइन 2 और θ1 की जगह पर कौन आ जाएगा? ये आ जाएगा जी 45 प्लस 5। ठीक है, और बंद कर दिया और ये आ गया जी। हाँ जी, तो यहां पर समझ आ गई स्टेप की मैंने क्या किया है। तो रेंज 1 में जो रेंज का फार्मूला है बाकी सारी चीजें एज इट इज रही और θ1 की जगह पर मैंने ये θ1 की ये वाली वैल्यू, एक्सीड शुदा वैल्यू मैंने यहां पर पुट कर दी। अब जो बाहर 2 है, अब ये ओवरऑल पूरा एक एंगल है। ठीक है, ये हमारे पास एक पूरा एंगल है, ये वाला, ये पूरा एंगल है। अब इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें 45 के साथ और 25 के साथ, तो R1 फर्दर बराबर होगी VI स्क्वेयर साइन, अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या बनेगा? 90 प्लस 25 डिवाइडेड बाय G। ठीक है जी, अब देखें साइन 90 प्लस 25, साइन 90 प्लस थीटा,
यहां पे 90 प्लस 2 फाई है, यहां पे 90 प्लस थीटा, मतलब इस थीटा की जगह पर इस क्वेश्चन के मुताबिक कौन है, 2 फाई है। ठीक है, तो अब बताएं साइन 90 प्लस 2 फाई का इसका ओवरऑल आंसर क्या आना चाहिए, कोस थीटा के बराबर आना चाहिए। ठीक है, थीटा कौन सी है, दूसरी रकम है, और यहां पे दूसरी रकम कौन सी है, 2 फाई है। इसका मतलब कि इस पूरे का आंसर किसके बराबर आएगा, कोस 2 फाई के बराबर आएगा। ठीक है, दूसरी रकम हमने लेनी है। तो R1 बेटा किसके बराबर आ जाएगा, R1 बराबर आ जाएगा जी VI स्क्वेयर और यहां पे आ जाएगा कोस 2 फाई अपॉन जी। अब ये हमारे पास R1 आ गई, थीटा 1 के लिए रेंज आ गई। अब हम थीटा 2 के लिए रेंज निकालेंगे। सो हम यहां पे लिखेंगे रेंज फॉर थीटा 2। तो थीटा 2 के लिए भी रेंज का फॉर्मूला तो वही रहेगा, ठीक है ना, VI स्क्वेयर साइन 2 थीटा ओवर जी। अब यहां पे थीटा 2 है इसलिए हम यहां पे लिख देंगे 2 और 2। अब इस थीटा 2 की जगह पर हम ये दूसरा एंगल पुट करेंगे, ये वाला। तो ये वाला फॉर्मूला बनेगा जी VI स्क्वेयर साइन 2 और यहां पे कौन आएगा जी 45 माइनस 5। ठीक है जी, और डिवाइडेड बाय जी इज इक्वल्स टू R2। तो R2 हमारे पास किसके बराबर आएगा, VI स्क्वेयर साइन 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया 90 माइनस 2 फाई डिवाइडेड बाय जी। देखिए ये वाला फॉर्मूला सेकंड बन रहा है, 90 माइनस 2 फाई, यहां पे थीटा समझ ले इसको। ठीक है, 90 माइनस थीटा, तो जवाब क्या आएगा, कोस थीटा। तो इस पूरे का जवाब भी हमारे पास क्या आएगा, कोस थीटा आएगा। तो VI स्क्वेयर कोस 2 फाई ओवर जी। तो देखिए बेटा R1 और R2 दोनों क्या आ गई हैं, बराबर आ गई हैं। तो इससे साबित हो गया कि R1 बराबर है R2 के एक्सीड और फॉल शॉर्ट करने पर जो रेंज है वो कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। इसी चीज को हमने प्रूफ करना था। लास्ट न्यूमेरिकल है जी 15। SLBM सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल is fired from a distance of 3000 किलोमीटर। कहता है कि एक बैलिस्टिक मिसाइल को 3000 किलोमीटर से फायर किया गया, 3000 किलोमीटर से फायर किया गया, मतलब जहां से उसने हिट किया वो डिस्टेंस कितना था लॉन्चिंग से लेकर वहां पे हिट करने का, 3000 किलोमीटर। ये आपको उसने एक्चुअली रेंज दे दी हुई है। इफ द अर्थ इज कंसिडर्ड फ्लैट एंड द एंगल ऑफ लॉन्च इज 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, हमने उसको 45 डिग्री से क्या कहता है, लॉन्च किया है। फाइंड द वेलोसिटी विद विच द मिसाइल इज फायर्ड, हमने उसकी वेलोसिटी को फाइंड करना है जिससे हमने उसको फायर किया, मतलब उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, फायर करने वाली इनिशियल वेलोसिटी है वो हमने फाइंड करनी है। एंड द टाइम टेकन बाय SLBM टू हिट द ग्राउंड, और वो कितना टाइम लेगा उसको टकराने के लिए। ठीक है, मतलब उसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा। दो चीजें हमने यहां पर मालूम करनी है जी। तो पहले हमें उसकी रेंज दी हुई है, ठीक है, कि हमने उसको जहां से फेंका है, लॉन्च किया है, और जहां पर जाके वो हिट किया है, कहता है कि वो लॉन्चिंग पॉइंट से कितनी दूर आगे गिरा है, 3000 किलोमीटर दूर आके गिरा है। इसका मतलब यह है कि उसकी रेंज हो गई ये वाली 3000 किलोमीटर। ठीक है जी, तो ये रेंज हमें दी गई है 3000 किलोमीटर, इसको मैंने मीटर में किया तो ये बन गया। 45 का एंगल में गिवन है जी। उसके बाद हमने इनिशियल वेलोसिटी के जिस इनिशियल वेलोसिटी से हमने उसको लॉन्च किया है वो हमने मालूम करनी है, और टी टाइम ऑफ फ्लाइट, कितनी देर तक वो मिसाइल या वो हवा में रहता है, वो हमने टाइम ऑफ फ्लाइट मालूम करना है। अब यहां पे जो रेंज है और टाइम ऑफ फ्लाइट है उसके लिए आपको एंगल उसने दिया हुआ है। अब रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए हम रेंज वाला जो फार्मूला है VI स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी, वो वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, और टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए भी हम वही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे जिसमें थीटा इन्वॉल्व है। ठीक है, तो यहां पर बेटा मैंने रेंज का फार्मूला लिख दिया जी, ये आपको फार्मूला याद हो चुका होगा।
तो अब इस फार्मूले में मैं तमाम वैल्यूज को मैंने पुट कर दिया। हाँ, इसमें चूंकि मुझे वी आई निकालना था, ठीक है, तो पहले मैंने इस फार्मूले को मैंने वी आई के लिहाज से उसको रीअरेंज किया है। वी आई स्केयर को मैंने एक साइड पे कर दिया और बाकी सारी चीजें मैंने एक साइड पे कर दी, ठीक है। जी इधर आके मल्टीप्लाई और साइन 2 थीटा इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो अब मैंने इसमें सब में मैंने वैल्यूज को पुट किया, रीअरेंज कर दिया इस फार्मूले को। तो इसमें मुझे वी आई निकालना है, तो ये सारी वैल्यू मैंने पुट कर दी। बेटा इसको सॉल्व करेंगे, अंडर रूट लेंगे, क्योंकि अब मैंने वी आई स्क्वायर नहीं चाहिए मुझे, स्क्वायर नहीं चाहिए मुझे, सिंपल वी आई चाहिए, इसलिए मैंने इसका क्या कर दिया, स्क्वायर रूट ले लिया। तो मेरे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 5.42 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। इतनी वेलोसिटी से मुझे उसको लॉन्च करना पड़ेगा। जब मुझे 3000 किलोमीटर दूर भेजना है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी इतनी होगी। अब ये 10⁻³ है ना, इसको आप किलो में भी लिख सकते हैं, 5.42 किलोमीटर पर सेकेंड। ये इनिशियल वेलोसिटी भी आप आंसर में लिख सकते हैं, ठीक है, किलो में कन्वर्ट कर दें। तो ये आ गई उसकी इनिशियल वेलोसिटी। बस आपने रेंज का फार्मूला याद रखना है। रेंज के फार्मूले में आपने वी आई को एक तरफ कर लेना है, बाकी सारी चीजों को उठाकर एक तरफ कर देना है और वैल्यूज पुट करके और आपने वी आई की वैल्यू निकाल लेनी है। सिंपल तरीका, कैलकुलेशन ही करनी है आपने, ठीक है। तो कैलकुलेशन ही जब वो स्टूडेंट्स को परेशान करती है और यहीं से जब वो सवाल आपके गलत हो जाते हैं, तो काइंडली इसको आप लाजमी कैलकुलेट कर लें। ओके, उसके बाद हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना, तो उसका फार्मूला भी आपको याद हो जाना चाहिए, 2vi sin θ/g। इसमें t निकालना, तो t ऑलरेडी एक साइड पर है और बाकी सारी चीजें एक साइड पर हैं। अब इन तमाम हमने वैल्यूज पुट कर दी। vi की वैल्यू जो अभी हमने निकाली थी वो मैंने पुट कर दी, थीटा की वैल्यू 45, g की वैल्यू 9.8, सबको मैंने सॉल्व किया, डिवाइड किया, मल्टीप्लाई वगैरह किया, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 780 सेकेंड्स। इसको आप मिनट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मिनट में करने के लिए आप इसको 60 पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 60 पे डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो लगभग आंसर आएगा वो 13 मिनट्स आएगा।